नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर क्लास लगेगी। 5 दिन 5 देश, मोदी की 130 घंटे की नॉनस्टॉप जर्नी की दुनिया भर में चर्चा क्यों, पीएम ने मिशन एफडीआई और एफटीए को कितना साधा है, मदर ऑफ ऑल डील्स पूरी हो गई, मोदी और उर्सुला ने ऐसा क्या गजब ऐलान कर दिया जिससे ट्रंप की बेचैनी बढ़ने वाली, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, 4 देशों में कौन कौन सी डील क्लोज, पाठशाला में कंप्लीट चैप्टर आज आपको दिखाऊंगा। 31 देश, 31 सम्मान, ऐसा गजब करने वाले दुनिया के इकलौते नेता बने नरेंद्र मोदी। आज डिटेल में बताऊंगा। हॉर्मुज़ खुलेगा या बंद रहेगा, 24 घंटे में फैसला हो जाएगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को किस लिए तैयार रहने को कहा है, अमेरिका की जंग खत्म करने की 5 शर्तें, मुआवजा या एनरिच्ड यूरेनियम, कहां फंसा पेच ईरान के सामने, अब कौन सा रास्ता बचा हुआ। ट्रंप ने ईरान को भड़काया तो ईरान ने यूएई पर क्या हमला किया, निशाने पर न्यूक्लियर प्लांट, क्या होने वाली है बड़ी तबाही, दिखाऊंगा आज डिटेल में। मौत के पहले ट्विशा का सीसीटीवी वीडियो आया, 2 मिनट 16 सेकंड के वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया है। ग्रेटर नोएडा की दीपिका फॉर्च्यूनर नई स्कॉर्पियो लेकर आई, इसलिए जान चली गई क्या? अभी तो आधी मई गई है, पूरा जून अभी बाकी है, क्या होने वाला है ये सब आपको बताऊंगा। 5 दिन 5 देश, मोदी की 130 घंटे की नॉनस्टॉप जर्नी की ग्लोबल चर्चा क्यों है, पीएम ने मिशन एफडीआई और एफटीए को कितना साथ लिया है, मदर ऑफ ऑल डील्स कितने % पूरी, मोदी और उर्सुला ने ऐसा क्या गजब ऐलान कर दिया कि ट्रंप की बेचैनी बढ़ गई होगी, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, 4 देशों में कौन कौन सी डील क्लोज हुई है, पाठशाला में कंप्लीट चैप्टर आज आपको दिखाने वाला। 31 देश, 31 सम्मान, ऐसा गजब करने वाले दुनिया के इकलौते नेता कैसे बने नरेंद्र मोदी। पिछले 4 दिनों में पीएम मोदी ने 4 देशों के साथ डील पर डील साइन की है। भारत में इन्वेस्टमेंट ले आने की रफ्तार उतनी ही तेज है जितनी की पीएम मोदी की यह विदेश यात्रा है। इन 4 दिनों में किस देश के साथ कौन सी डील साइन हुई है, आने वाले दिनों में भारत में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से क्या क्या होने वाला है, आज सब बता। ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने के लिए भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ जिस मदर ऑफ ऑल डील्स को साइन किया था, वो डील कब से लागू होने जा रही है, आज ये भी आपको बताने वाला। पीएम मोदी आज नॉर्वे में है, क्या नॉर्वे के सोवरेन फंड और को लेकर भारत को बड़ी डील हासिल हो सकती है, सॉवरेन फंड होता क्या है और इसमें इस फंड पर भारत की नजर क्यों है, यह भी आज आपको समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं। लोकप्रियता और सम्मान के मामले में पीएम मोदी ने आज वो रिकॉर्ड बना दिया जो दुनिया के किसी नेता ने नहीं बनाया। स्वीडन से सर्वोच्च सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने कैसे दुनिया के सभी दिग्गज नेताओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है, आज आपको बताऊं। इधर पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर हैं, उधर रक्षा मंत्री भी आज से 2 देशों के दौरे पर निकल गए। मतलब एक तरफ भारत की इन्वेस्टमेंट डील डिप्लोमेसी, तो दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक और हथियारों की डील में भारत क्या क्या करने वाला है, इसका भी चैप्टर खोलूंगा आज आपके साथ। लेकिन पहले ट्रेलर। पीएम मोदी 15 मई से 5 देशों के दौरे पर निकले हुए हैं और अब तक 4 दिनों में 4 देशों का दौरा कर चुके हैं। आज पीएम मोदी नॉर्वे पहुंचे हैं और कल वो इटली भी जाएंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी ने भारत के लिए अब तक क्या क्या हासिल कर लिया है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि इस बार मोदी के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। पीएम मोदी इससे पहले भी 5-5 देशों के 3 दौरे कर चुके हैं, 2015 में, 2016 में और 2025 में पीएम मोदी इसी तरह एक साथ 5-5 देशों के दौरे पर निकल गए थे। लेकिन इस बार पीएम मोदी की 5 दिन में 5 देशों वाली विदेश यात्रा कई वजहों से काफी चर्चा में। अब देखिए कि पीएम मोदी 15 मई को यूएई पहुंचे और महज 4 घंटे के शॉर्ट स्टॉपेज में यूएई के साथ 7 समझौते कर डाले। $5 अरब का इन्वेस्टमेंट भी वहां से लिया। यूएई में 4 घंटे रुकने के बाद पीएम मोदी उसी दिन नीदरलैंड के लिए पहुंच गए और 4 दिनों और 2 दिन तक नीदरलैंड में वो रहे। इसके बाद 17 से 18 मई को स्वीडन और आज 18 मई को नॉर्वे पहुंचे हुए हैं। यानी कि 19 मई को पीएम मोदी इटली के दौरे पर भी जाने वाले हैं और 20 मई को भारत वापस वो लौट जाएंगे। कुल मिलाकर 5 दिनों की यात्रा है और 5 दिनों में 5 देश के साथ प्रधानमंत्री ने क्या क्या कर दिया, यह आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन इस बार पीएम मोदी के 5 दिन में 5 सोवरेन जो कंट्रीज हैं वाला
टाइट शेड्यूल बहुत अनकॉमन माना जा रहा है। यह बहुत आसान नहीं है कि 5 देशों की यात्रा 5 दिन में कर लीजिए और इतनी सारी डील आप साइन भी कर लीजिए, क्योंकि लगातार 5 देशों में बायलैटरल मीटिंग्स होनी होती है, अलग अलग रीजन्स हैं और 5 देशों के साथ बैक टू बैक डिप्लोमेसी, यह सब कुछ बिना किसी ब्रेक के रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई 75 साल की उम्र में पीएम मोदी देश के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना ब्रेक लिए वो मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं, स्पीच पर स्पीच दे रहे हैं और डील पर डील किए जा रहे हैं। लोग पीएम मोदी की इस इच्छा शक्ति और देश के प्रति उनके डेडिकेशन को सैल्यूट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या गजब का काम करते हैं, इस उम्र में इतनी एनर्जी और इतनी ताकत और इतनी दृढ़ निष्ठा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं देश के लिए। पीएम मोदी 20 मई की रात को जब नई दिल्ली में लैंड करेंगे तब तक वो करीब 17,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। इतनी दूरी पृथ्वी के कुल व्यास का आधा हिस्सा है। यानी कि आप इसे ऐसे भी देख लीजिए कि इन 5 दिनों में करीब 120 से 130 घंटे की नॉनस्टॉप यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में अपने सरकारी आवास पहुंचेंगे तब वो इस 130 घंटों में से करीब 25 घंटे सिर्फ फ्लाइट में ही बिता चुके होंगे। पीएम का यह विदेश दौरा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अरब देशों में अभी भी तनाव बना हुआ है। यूएई पहुंचते ही पीएम मोदी ने वॉर जोन में पहला कदम रख दिया था और दुनिया भर में फैले ऊर्जा संकट के बीच पीएम मोदी भारत की मुश्किलों को कम करने के लिए बिना रुके, बिना थके मिशन पर जुटे हुए। इन 5 देशों के दौरे में पीएम मोदी ने अब तक क्या क्या हासिल किया है और भारत को क्या हासिल होने वाला है, यह आज आपको बता रहा हूं। लेकिन पहले जरा सोचिए कि पीएम मोदी को इतनी ऊर्जा मिलती कहां से है कि वो 75 साल की उम्र में भी नौजवानों को मात देने वाला स्टेमिना रखते हैं। तो इसके लिए आपको नॉर्वे से आई यह तस्वीर देखनी होगी। विदेश में जब भारतीय संस्कृति की डंका इस तरीके से बजती है और लोग वहां डंका बजा रहे होते हैं तब पीएम मोदी की ऊर्जा और उत्साह अपने आप बढ़ जाता है, दोगुना हो जाता है। इसे देखकर आपकी ऊर्जा बढ़ गई होगी। तो सोचिए जो सामने खड़ा होकर एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाती है। आज नॉर्वे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर लैंड हुए तब वहां के बेरिट ड्यू म्यूजिक इंस्टीट्यूट की तरफ से ओम जय जगदीश हरे का संगीत प्रस्तुत किया, जिसे देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रमुग्ध हो गए। तो यह सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे, आपको भी मजा आया होगा, उत्साह से आप घर बैठे भर गए होंगे जब न्यूज की पाठशाला में आप ये देख रहे होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति, उनकी ऊर्जा और काम करने की जो निष्ठा है उसके बारे में जरा सोचिए। जब उनके सामने ये प्रस्तुति होती है विदेश में, दूसरे मुल्क में, तो क्या गजब का सीन रहता है वहां। 15 मई से अब तक पीएम मोदी 4 देशों का दौरा कर चुके हैं। इन 4 देशों के साथ पीएम मोदी ने कई डील साइन किए। हर डील भारत की मौजूदा जरूरत और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के मकसद से किया गया। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले यूएई गए, जहां पर उन्होंने यूएई के साथ 7 समझौते किए। 7 समझौते कर लिए 4 घंटे में, और यूएई भारत में $5 अरब के निवेश के लिए भी तैयार हो गया। इसके बाद पीएम नीदरलैंड्स गए, जहां उन्होंने बड़ी डील साइन की। व्यापार, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, स्पेस, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर अहम समझौता हुआ, सहमति बनी। भारत और नीदरलैंड्स के बीच ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी डील हुई। इसके अलावा नीदरलैंड्स और भारत डिफेंस सेक्टर के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत करने को राजी हो गए। इसमें सेमीकंडक्टर डील सबसे अहम है और ये क्यों अहम है ये आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले देखिए कि नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे, जहां भारत और स्वीडन संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी और एआई पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए। इसके अलावा भारत और स्वीडन के बीच अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को दोगुना करने पर भी सहमति बनी। स्वीडन के बाद पीएम मोदी नॉर्वे पहुंच गए, जहां उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला नॉर्वे दौरा है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे दौरा इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि नॉर्वे तेल और गैस का अकूत भंडार है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉर्वे से तेल और गैस की जरूरत है, ताकि हॉर्मूज की नाकेबंदी की वजह से आया संकट दूर किया जा सके। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एफटीए पर डील संभव मानी जा रही है। इन सब में सबसे अहम भारत और नीदरलैंड्स के बीच हुई सेमीकंडक्टर डील मानी जा रही है, जो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि नीदरलैंड्स की ASML कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली मशीनें बनाने में एक्सपर्ट है। दुनिया भर में इसी कंपनी की 80% मशीनों से चिप बनाए जाते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से नीदरलैंड्स पर दबाव डाला है कि वो चीन को सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली मशीन ना दे, उसके बाद नीदरलैंड्स को भी एक नया मार्केट और बाजार चाहिए था।
और उसकी यह तलाश भारत ने पूरी भी कर दी। सुनिए इस डील के बारे में पीएम मोदी ने आज क्या कहा। कुछ ही समय पहले ASML और टाटा के बीच MOU हुआ। अब ASML की इक्विपमेंट से भारत में सेमी कंडक्टर चिप बनेंगे। आज आप सभी की बातों में भारत के प्रति ऑप्टिमिज्म साफ दिखाई दे रहा है। इस ऑप्टिमिज्म को आउटकम में बदलना ये हमारी गारंटी है। आज जब मोदी स्वीडन में थे तब मदर ऑफ ऑल डील्स की चर्चा एक बार फिर से पूरी दुनिया में हो रही थी और इसी साल 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ने यह FTA किया था। मदर ऑफ ऑल डील्स से भारत EU व्यापार की तस्वीर बदल जाएगी और इस डील के पूरा होने से 90% टैरिफ खत्म हो जाएगा। इसके तहत EU भारत से आने वाले 99.5% सामानों पर और भारत EU के 96.6% निर्यात पर टैरिफ घटाएगा। आज मदर ऑफ ऑल डील्स की स्टेटस रिपोर्ट खुद EU की अध्यक्ष उर्सुला ने दी। उन्होंने ऐलान किया कि EU और भारत ने वाकई अपने ऐतिहासिक व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने इस डील के लागू होने की टाइमलाइन भी बता दी और कहा है कि दिसंबर तक इसे लागू कर दिया जाएगा। एक बार सुनिए। We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to 1/4 of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat. And in doing so, creating jobs and prosperity for our people. There is no time to lose in turning this opportunity in reality. And that's why we are committed to sign the agreement by the end of the year and making it fully operational at record speed. I'm also pleased to announce that we will mark this moment with a large-scale business event for European and Indian companies. And the aim is simple. We want to give business the information and guidance they need to start benefiting from the deal from day one on. उर्सुला के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मदर ऑफ ऑल डील्स की स्टेटस रिपोर्ट देखकर उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे इंडिया और EU FTA से इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट और इनोवेटर्स जो हैं उनके लिए नए अवसर खुल जाएंगे। एक बार सुनिए। उर्सुला जी की उपस्थिति आज इस अवसर को और भी विशेष बनाती है। इस वर्ष जनवरी में उनकी भारत यात्रा के दौरान हमने भारत EU संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। मुझे खुशी है कि उन सभी आउटकम्स पर प्रगति हो रही है। इंडिया EU FTA से इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। उर्सुला जी के शब्दों में कहूं तो यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। आज पूरी दुनिया में मदर ऑफ ऑल डील्स की चर्चा हो रही थी कि पीएम मोदी स्वीडन से निकलकर नॉर्वे पहुंच गए, जिसके बाद एक और चर्चा जोर पकड़ने लग गई। चर्चा यह होने लगी कि भारत को नॉर्वे से बहुत बड़ा सोवरेन फंड मिल सकता है। अगर यह फंड भारत को मिला तो क्या क्या फायदे होंगे, यह आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले समझिए कि सोवरेन फंड होता क्या है। इस फंड के मामले में नॉर्वे की तूती क्यों बोलती है। सोवरेन फंड ऐसा सरकारी निवेश फंड होता है जिसमें किसी देश की सरकार अपना अतिरिक्त पैसा निवेश करती है। यह पैसा आमतौर पर तेल या गैस की कमाई से, विदेशी मुद्रा भंडार से, व्यापार सरप्लस से या फिर प्राकृतिक संसाधनों की कमाई से आता है। यह इतना सरप्लस पैसा होता है कि देश के खजाने में बस पड़ा रहता है। इसलिए नॉर्वे जैसे देश इसे दूसरे देशों में लगाते हैं ताकि पैसे से और पैसा बनाया जा सके।
अब आप देखिए कि नॉर्वे की संपत्ति $2 ट्रिलियन से अधिक आंकी जाती है। इसलिए नॉर्वे के पास दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड भी है। इसे नॉर्वे ऑयल फंड भी कहते हैं क्योंकि यह पैसा नॉर्थ सी के तेल और गैस से कमाया हुआ है। 2026 के आसपास इसकी वैल्यू लगभग 1.7 से 1.9 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई। यह रकम भारत के पूरे सालाना बजट से भी कई गुना बड़ा है और दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी में नॉर्वे के सॉवरेन फंड का कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है ही। नॉर्वे से पहले जब पीएम मोदी स्वीडन में थे तब वहां प्रधानमंत्री ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने अपने प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया, जो सबसे बड़ा सम्मान होता है इस देश का। यह स्वीडन द्वारा किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च यानी कि सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है। इस सम्मान को जोड़ लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक दुनिया भर से कुल 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इसलिए मोदी के पास आसपास कोई नेता नहीं ठहरता है दुनिया भर से सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ सम्मान लेने के मामले में। पुतिन, बाइडेन और दुनिया के कई देशों के मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष या फिर पूर्व राष्ट्राध्यक्षों में से कोई भी इस मामले में मोदी के आसपास भी नहीं टिकता है। सुनिए स्वीडन के सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने आज क्या कहा है। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और नीदरलैंड्स के बीच हुई डील दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए पड़ाव की गवाह बनी है। नीदरलैंड्स भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से एक माना जाता है और नीदरलैंड्स भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। सुनिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के साथ डील होने के बाद क्या कहा है। हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर हैं और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम और साउथ कोरिया के दौरे के लिए निकल गए हैं। वियतनाम में उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने दौरे का मकसद बताते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि वियतनाम और दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान मैं रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज और कल वियतनाम में रहेंगे। इसके बाद वो कल ही साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाएंगे और 21 मई तक दक्षिण कोरिया में वो रहेंगे। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताएंगे हॉर्मुज़ खुलेगा या फिर बंद रहेगा। 24 घंटे में फैसला ये हो जाएगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को दिया ऑर्डर, जंग पर बना लिया तगड़ा प्लान। क्या है वो प्लान? अमेरिका की जंग खत्म करने की 5 शर्तें, मुआवजा या एनरिच्ड यूरेनियम। कहां फंसा है पेच ईरान के सामने, अब कौन सा रास्ता बचा हो? ट्रंप ने ईरान को भड़काया है तो ईरान ने यूएई पर फिर हमला किया, निशाने पर न्यूक्लियर प्लांट। क्या आने वाली है बड़ी तबाही? संकट देश के बाहर हो या देश के अंदर हो, पीएम मोदी ने हर बार न सिर्फ डटकर उसका मुकाबला किया है बल्कि उसका तोड़ भी निकाल लेते हैं। अब युद्ध के बीच पीएम मोदी अपनी डिप्लोमेसी से इस संकट को, इस डील को पूरी तरीके से संकट को डील कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है कि युद्ध कब खत्म हो जाएगा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट कब खुलेगा। लेकिन आप देखिए कि ट्रंप और ईरान अभी भी युद्ध की ही बात कर रहे हैं। भाई दोनों हिलने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध रुकवाने के लिए तो पाकिस्तान की दलाली भी काम नहीं आई, आपको पता ही है। अभी भी अमेरिका और ईरान अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच डील क्यों नहीं हो पा रही है। वो कौन सी 5 डिमांड है जिसने ईरान ने मानने से इनकार कर दिया है
और दूसरी तरफ ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका की शर्तों पर ही डील फाइनल होगी। अभी अमेरिका हमला तो नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रंप लगातार ईरान को उकसा जरूर रहे हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान के पास वक्त बहुत कम है। ट्रंप ने कुछ ही घंटों में ईरान पर हमले की एनिमेटेड 20 फोटो भी पोस्ट कर दिए। उकसाने वाली सारी बातें जो ट्रंप लगातार करते रहते हैं। इधर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप इतना बौखलाए हुए क्यों है भाई, कि कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर देते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त ट्रंप की हालत यह है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उधर अगले कुछ घंटों में ट्रंप हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं। अगले 24 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, ये आपको बताऊं। इधर ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नक्शा बदलने का प्लान बना लिया है। जिस रास्ते के बंद होने से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वहां अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी होने वाली है, यह आपको बताने वाला। अमेरिका भले ही हमला नहीं कर रहा हो, लेकिन ईरान ने एक बार फिर हमले कैसे शुरू कर दिए हैं। ईरान के हमले के बाद यूएई में कैसे हाहाकार मच गया, कैसे युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है, यह सब आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले एक ट्वीट। अपनी आदत के मुताबिक ट्रंप एक बार फिर से बौखला गए। दुनिया भर में युद्ध रुकवाने का दम बढ़ने वाले ट्रंप अभी तक ईरान पर विक्ट्री साइन नहीं बना पाए, लेकिन अब ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसका संकेत भी दे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने जल्द समझौता नहीं किया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचे। ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए कहा है कि ईरान के लिए घड़ी तेजी से चल रही है, तेहरान को बहुत जल्दी कदम उठाने होंगे, नहीं तो ईरान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। समय बेहद अहम है। ट्रंप की ईरान को यह नई धमकी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच एटमी प्रोग्राम समेत कई मुद्दों पर बातचीत भी अटकी हुई है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान के मीडिया ने बातचीत फिर से शुरू करने के लिए अमेरिका की शर्तों का खुलासा किया है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक 5 ऐसी शर्तें हैं जिन पर पेंच फंसा हुआ है। पहली शर्त यह है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दे। दूसरी शर्त है ईरान सिर्फ एक परमाणु संयंत्र को ही चालू रखे। तीसरी शर्त है ईरान युद्ध के हर जाने की अपनी मांग छोड़ दे। चौथी शर्त यह है कि ईरान मान ले कि ज्यादातर फ्रीज की गई संपत्तियां ब्लॉक ही रहेंगी। और पांचवी शर्त यह है कि सभी मोर्चे पर युद्ध तभी खत्म करेंगे जब बातचीत पूरी हो जाए। इसके जवाब में ईरान ने भी बातचीत के लिए अपनी 5 शर्तें रख दी हैं। ईरान मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कहा है कि वो बातचीत की मेज पर तभी लौटेगा लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर तुरंत पूरी तरह युद्ध रुके, ईरान पर लगे सभी तरह के आर्थिक और एंटी ईरान बैन खत्म हो, ईरान के जितने भी फंड्स विदेशों में फ्रीज हैं उन्हें तुरंत रिलीज किया जाए, युद्ध में हुए भारी नुकसान की भरपाई हो, अमेरिका और उसके सहयोगी ये भरपाई करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता मिले। ईरान की शर्तों में न्यूक्लियर प्लांट और यूरेनियम की बात है ही नहीं, जबकि अमेरिका के लिए ये दोनों टॉप प्रायोरिटीज हैं। शर्तों को लेकर ईरान अमेरिका में जारी तनातनी के बीच अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि ईरान को तब तक चोट पहुंचाई जानी चाहिए जब तक वो अमेरिका की शर्तों पर परमाणु समझौता नहीं कर लेता है। साफ है कि ईरान अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा और यही बात ट्रंप को नागवार गुजर रही है। इसलिए ट्रंप अगले 24 घंटे में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अमेरिका की मीडिया एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप कुछ घंटे में उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के शीर्ष अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में बैठकर यह बैठक होने वाली है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। साथ ही ईरान के खिलाफ संभावित मिलिट्री ऑपरेशन के विकल्पों पर भी बातचीत होगी। इधर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटों में 20 से ज्यादा फोटो शेयर कर दिए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस फोटो की हो रही है जिसमें ईरान का नक्शा दिखाया गया है। ईरान के चारों तरफ से रेड एरो से इसे घेरा गया है, लेकिन यह भी देखिए कि इस मैप में खाड़ी देशों के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपने कंट्रोल वाले क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, जबकि भारत को नक्शे में नहीं रखा गया है, अलग रखा गया है। इसके अलावा ट्रंप ने स्पेस फोर्स कैप्शन वाली फोटो पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के बीच दिखाया गया और उन्हें बटन दबाते हुए दिखाया गया। जरा देखिए इसको, यह फोटो एक तस्वीर के साथ बाय बाय फास्ट बोट्स कैप्शन दिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि अमेरिका के ड्रोन ईरान की फास्ट बोट पर हमला कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो में अमेरिकी युद्धपोत से ईरानी ड्रोन को निशाना बनाते हुए भी दिखाया गया है। वीडियो में ट्रंप खुद भी नजर आ रहे हैं और टेबल थपथपाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ट्रंप कोई मौका नहीं देना चाहते हैं और चारों तरफ से घेरने का फुल प्लान उन्होंने बना लिया है। ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर 30 मिनट तक बात की।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों के मिलिट्री ऑप्शन पर भी चर्चा की है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जर्मनी के यूएस मिलिट्री बेस से कई कार्गो प्लेन तेल अवीव पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि इसमें हथियार और गोला बारूद भरा हुआ है। इसे ईरान के खिलाफ नए हमलों की तैयारी भी माना जा रहा है। वहीं अमेरिका और इजरायल ने यूएई को भी ज्यादा हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप रेड एरो वाला नया नक्शा और फोटो दुनिया को दिखा रहे, नक्शा शेयर करके ईरान पर चौतरफा हमले की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नया ऐलान कर दिया है। ईरान ने बेहद शक्तिशाली संगठन पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी कि PGSA के गठन का ऐलान कर दिया है। यह नया संगठन हॉर्मुज पर पूरी तरह से ईरान का नियंत्रण लागू करेगा। हॉर्मुज से गुजरने वाले हजारों जो जहाज हैं उनको कड़े नियमों के साथ साथ भारी टैक्स चुकाना भी पड़ेगा। ईरान के मुताबिक उन्होंने अपने हिसाब से प्रोफेशनल मैकेनिज्म भी तैयार कर लिया है और इस रास्ते से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय जहाजों को ईमेल के जरिए नए रेगुलेशंस भेजे जा रहे हैं। युद्ध के बीच ईरान की फुटबॉल टीम के वर्ल्ड कप खेलने पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए अभी भी यूएस वीजा नहीं मिला है। ईरान की फुटबॉल टीम आज तुर्की के लिए रवाना हुई, जहां वो एक फ्रेंडली मैच खेलेगी और 2026 वर्ल्ड कप के लिए यूएस जाने के लिए वीजा अप्लाई करेगी। तुर्की रवाना हुई ईरान की फुटबॉल टीम में 22 खिलाड़ी और उनका कोचिंग स्टाफ शामिल है। अमेरिका के अधिकारियों ने कहा है कि टूर्नामेंट में ईरान का स्वागत है, जबकि FIFA यानी कि फीफा ने कहा है कि टूर्नामेंट तय योजना के अनुसार ही आगे बढ़ेगा और ईरान के इस सुझाव को खारिज कर दिया गया है कि उनके मैच मैक्सिको या फिर कनाडा में करवाए जाएंगे। अगर ईरान की टीम अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पहुंचती है तो पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी, क्योंकि एक तरफ युद्ध चल रहा होगा और दूसरी तरफ खेल चल रहा होगा। वहीं ईरान ने यूएई पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। इस बार ईरान ने यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया है। ड्रोन से यह हमला अबू धाबी के बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया गया है। यह अरब वर्ल्ड का पहला और एकमात्र ऑपरेशनल एटमी एनर्जी प्लांट है। हमला इतना सटीक था कि प्लांट के ठीक बाहर लगे आउटर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में भीषण आग लग गई। देखिए कितनी भयानक आग लगी है। यूएई ने इन हमलों को आतंकवादी हमला करार दिया है और यह दावा किया है कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। हालांकि ईरान ने इस हमले में एक भारतीय की मौत होने की बात कही है, जबकि 2 भारतीय घायल हुए हैं, यह दावा किया गया है। ईरान के हमले और ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका से जापान तक भूचाल आ गया है। एक तरफ शेयर बाजार गिर गए हैं तो कच्चे तेल के दाम में भी आग लग गई है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स करीब 2% बढ़कर 110 प्रति बैरल हो गया है, जो 5 मई के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया और युद्ध शुरू होने के बाद 50% से भी ज्यादा हो गया है। दूसरी तरफ दुनिया भर के ज्यादातर शेयर बाजार गिर गए। जापान का निक्केई इंडेक्स करीब 600 अंक फिसला है। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 385 अंक गिर गया है। ब्रिटेन का मार्केट FTSE 100 यह भी करीब 200 अंक नीचे गिर गया है और भारत में सेंसेक्स 1000 अंक नीचे गिर गया था। हालांकि अंत में सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर बंद हुआ। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत का सबसे सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो आया। 2 मिनट 16 सेकंड के वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया है। ग्रेटर नोएडा की दीपिका फॉर्च्यूनर नई स्कॉर्पियो लेकर आई, क्या इसलिए जान गंवाई? 33 साल की ट्विशा शर्मा और 25 साल की दीपिका नागर, एक की शादी भोपाल में हुई और दूसरी की शादी हुई ग्रेटर नोएडा में। दोनों नई नवेली दुल्हनें। ट्विशा की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे और दीपिका की शादी को 14 महीने ही हुए थे। मां बाप ने दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से की। बड़े रसूखदार संभ्रांत परिवार में बहू बनकर गई दोनों। एक बेटी से ससुराल वालों ने कहा कि शादी हमारे स्टैंडर्ड की नहीं हुई है और दूसरी बेटी से कहा गया कि स्कॉर्पियो दी, फॉर्च्यूनर क्यों नहीं दी गई, और दोनों की कहानी का अंत भी एक जैसा ही हुआ। भोपाल में ट्विशा शर्मा फंदे से लटकी हुई मिली और ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर कथित तौर पर छत से कूद गई और अपनी जान दी। ट्विशा और दीपिका की मौत ही नहीं, इन दोनों मामलों में दहेज, ससुराल वालों का रसूख और शरीर पर चोट के निशान, सब सवालों के घेरे में। सब कुछ लगभग एक जैसा ही है। दोनों के परिजनों को एक जैसा ही डर सता रहा है कि कहीं रसूख के आगे इंसाफ हार ना जाए, दम न तोड़ दे। भोपाल में ट्विशा शर्मा एक रिटायर्ड जज की बहू और वकील की पत्नी थी। वहीं दीपिका नागर के ससुराल वालों का भी अच्छा खासा रसूख। अब जब दोनों मामलों में जांच हो रही है तो कई सारे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दहेज, लालच, टॉर्चर, सुसाइड, साजिश, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। ट्विशा की सास रिटायर्ड जज
गिरीबाला सिंह जो हैं वो पहली बार कैमरे के सामने आई और उन्होंने अपनी बात कही और ट्विशा और उसके परिवार वालों पर भी उन्होंने आरोप लगा दी। यानी कि हर बीतते दिन के साथ यह मामला लगातार उलझता जा रहा है। 6 दिन के बाद भी ट्विशा के परिवार ने शव लेने से इनकार करके रखा हुआ है। ट्विशा का परिवार इसे आत्महत्या नहीं हत्या करार दे रहा है, जबकि प्रशासन इसे आत्महत्या कह रहा है। ट्विशा की कथित आत्महत्या के समय का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है एक, जिसमें समर्थ सिंह ट्विशा को सीपीआर देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि यह वीडियो जो दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें बहुत कुछ कहना अभी बहुत जो जांच एजेंसी है, पुलिस है, वो नहीं कह रही है। लेकिन क्या है यह पूरा मामला आगे आपको दिखाऊंगा। वहीं ट्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई, लेकिन वो अभी भी फरार चल रहा है। ट्विशा का परिवार पूर्व जज गिरीबाला सिंह की एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करने की मांग कर रहा है। ट्विशा की संदिग्ध मौत की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये आपको बताने वाला। आखिर क्यों परिवार को भोपाल प्रशासन पर भरोसा नहीं है, क्यों परिवार को लगता है कि केस दबाने की साजिश हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल कि ट्विशा की पूर्व जज सास सवालों के घेरे में क्यों है। पूरे केस की एक एक परत खोलकर तह तक जाने की कोशिश करें। ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर के परिवार वाले कह रहे हैं कि बेटी को मार मार कर छत से फेंक दिया गया, उसके ऊपर गोली चलाई गई, उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें क्या सामने आया है वो आगे आपको बताऊंगा। नोएडा की ट्विशा शर्मा की शादी भोपाल के रहने वाले समर्थ सिंह से 9 दिसंबर 2025 को हुई थी। दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और उसके बाद परिवार की मंजूरी से दोनों की शादी। ट्विशा का पति समर्थ सिंह भोपाल का जाना माना क्रिमिनल डिफेंस लॉयर है और ट्विशा की मौत के बाद से वो फरार है। ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह भोपाल कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं और भोपाल उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष भी हैं। ट्विशा शर्मा का परिवार नोएडा में रहता है। वो मिस पुणे 2012 रह चुकी हैं। ट्विशा ने मॉडलिंग और एक्टिंग में भी हाथ आजमाया हुआ है, पर करियर ग्रोथ ना होने की वजह से उसने मैनेजमेंट की पढ़ाई की और फिर मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर नौकरी भी। शादी के बाद वो नौकरी छोड़कर भोपाल शिफ्ट हो गई, लेकिन शादी के महज 5 महीने के बाद ही 12 मई को अपने ही घर में उसकी संदिग्ध मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद ट्विशा का परिवार सीधे सीधे ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रहा है। उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसकी हत्या की गई है, यह परिवार कह रहा है। दहेज के लिए उनकी बेटी को टॉर्चर किया गया। लंबे समय से बेटी को मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा था। उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसी हालत कर दी गई थी कि उनकी बेटी को एंजाइटी और अटैक्स आने लग गए थे। पिता ने आरोप लगाया कि आगे के लिए उन्होंने अपनी बेटी को शेयर्स और इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो 20 लाख रुपए दिए थे, समर्थ सिंह वो भी बेटी से हड़पना चाहता था। बेटी नोएडा की नौकरी छोड़कर भोपाल आई थी। वो भोपाल में कोई जॉब नहीं करती थी, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर भी उनकी बेटी को ससुराल वाले रहने खाने तक के पैसे नहीं देते और बेटी को यह पैसा नोएडा में अपने मां पिता यानी कि मां बाप से लेना पड़ता था। परिवार का यह भी आरोप है कि बेटी को इतना परेशान किया गया कि उनकी बेटी 1 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद उसने गर्भपात करा लिया, उसे गर्भपात कराना पड़ा। समर्थ सिंह और उसकी मां गिरीबाला सिंह ट्विशा के चरित्र पर सवाल उठाते थे, जिससे वो बेहद परेशान हुए और इसके बाद 12 मई की रात को ट्विशा की मौत हो गई। ट्विशा की मौत कैसे हुई, यह सुसाइड था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, इसकी परतें खुलने अभी बाकी है। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बहुत सी कड़ियां आपस में जुड़ नहीं रही। ट्विशा के परिवार ने बताया है कि मौत से चंद मिनट पहले ट्विशा ने अपनी मां से फोन पर बात की थी। उस आखिरी कॉल के कटने के महज 10 मिनट के भीतर ही उसकी मौत हो गई। इतने कम समय में अचानक ऐसा क्या हुआ, इसी बात ने सुसाइड की थ्योरी को एक गहरी मिस्ट्री बदल दिया है। परिवार का कहना है, परिवार का आरोप है कि ट्विशा को अस्पताल ले जाने में भी देरी की गई। घर से अस्पताल की दूरी मात्र 10 मिनट की थी, लेकिन ट्विशा 50 मिनट बाद अस्पताल पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ट्विशा के परिवार ने कहा है कि गिरीबाला सिंह ने फोन पर यह तक कहा कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को फंसा दी। इसके अलावा ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उसके शरीर पर मौत से पहले चोट के निशान मिले हैं, जो किसी भारी चीज से वार करने के होते हैं। परिवार का यह भी आरोप है कि समर्थ सिंह ने पुलिस को कॉल करने में देरी की। ट्विशा की मौत से ठीक पहले का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां ट्विशा पहले ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, उसमें ट्विशा का पति समर्थ सिंह उसे सीपीआर देता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्विशा बेसुध पड़ी हुई है, समर्थ उसे सीपीआर दे रहा है और पीछे से गिरीबाला सिंह आती है, किसी को मदद के लिए बुलाती भी है और फिर सब मिलकर
ट्विशा को अस्पताल लेकर जाते हैं। ट्विशा के परिवार का आरोप है कि जानबूझकर यह सब सीसीटीवी के सामने किया गया। जब ट्विशा तीसरी मंजिल पर मिली तो उसे सीपीआर वहीं क्यों नहीं दिया गया? इसके लिए उसे ग्राउंड फ्लोर पर क्यों लाया गया जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे? ट्विशा की मां चीख चीख कर कह रही है कि समर्थ सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सुनिए, फिर आगे की बात आपको बताऊं। पहले समर्थ सिंह को गिरफ्तार करो तब हम गिरफ्तार होंगे। समर्थ सिंह ने मेरी बेटी को टॉर्चर किया है, मारा है समर्थ सिंह ने। माँ ने भी उसको मेंटली टॉर्चर दे दी थी। माँ समर्थ सिंह को यहाँ पे बुला, मैं छोड़ूंगी नहीं उसकी। समर्थ सिंह को यहाँ पे बुला, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी, उसकी जान ले लूंगी समर्थ सिंह की। समर्थ सिंह की जमानत याचिका पर आज भोपाल कोर्ट में जब दलीलें हुई तो उसके बाद अर्जी खारिज हो गई। ट्विशा की मौत के बाद से समर्थ सिंह फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की 5 से 6 टीमें लगाई गई है। भोपाल डीसीपी जोन 2 के डीसीपी ने समर्थ सिंह पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। इसके अलावा उसके पासपोर्ट कैंसिलेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मामले में समर्थ की मां पूर्व जज गिरिबाला सिंह को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन आज जब कोर्ट में समर्थ सिंह की एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई हुई तो दोनों तरफ से क्या क्या तर्क दिए गए वो एक बार देखिए। समर्थ के वकील ने कोर्ट में कहा कि ट्विशा खुद भी बहुत पैसे खर्च करती थी, दहेज का कोई मामला नहीं है, पैसे के लेन देन का कोई सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्विशा परेशान चल रही थी, क्योंकि घटना वाले दिन यानी कि 12 मई को ही वो पार्लर गई थी और उसका एक ऑनलाइन ऑर्डर का पार्सल भी आया था। आगे समर्थ के वकील ने तर्क दिया है कि अगर वो इतनी ही परेशान थी तो बार बार अपने मायके से ससुराल वापस क्यों आ जाती थी। और इसके बाद समर्थ सिंह के वकील ने कोर्ट के सामने अचानक ब्लैकमेल की बात कह दी। वकील ने कहा कि हमारे मन में सवाल है कि क्या कोई ट्विशा को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था। दावा किया गया है कि ट्विशा के कमरे में एक कार की चाबी और एक फ्लैट की चाबी भी मिली। वो कार और फ्लैट किसका है ये जांच होनी अभी बाकी है। बहस के दौरान ट्विशा के वकील ने आर्ग्यूमेंट दिया कि ट्विशा के अकाउंट का इस्तेमाल उसका पति समर्थ सिंह कर रहा था या नहीं, इसकी जांच अभी होनी है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि ट्विशा एंजाइटी की पिल्स ले रही थी, यानी कि गोलियां खा रही थी। सवाल उठाया गया कि अगर ट्विशा ने फांसी तीसरे फ्लोर पर लगाई थी तो उसे सीपीआर देने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर क्यों लाया गया? क्या इसलिए क्योंकि वहां सीसीटीवी लगाया गया था और यह सारा वाकया सीसीटीवी में सबूत के तौर पर कैद हो सके कि समर्थ सिंह ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। तीसरे फ्लोर पर ही सीपीआर क्यों नहीं दिया गया? इसके अलावा ट्विशा के परिवार के वकील ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग उठाई है। ट्विशा और उनकी मां के बीच के व्हाट्सएप चैट भी कोर्ट में पढ़कर सुनाए गए। साथ ही ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के रसूख का हवाला देते हुए कहा गया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और पुलिस और वकीलों पर दबाव बनाया जा रहा है। आरोपी समर्थ सिंह की जमानत खारिज होने के बाद ट्विशा के पिता ने क्या कहा है, एक बार सुनिए। ये जो खारिज हुई है ये साफ साफ दिखाता है कि जो पहला निर्णय हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि इसमें पुलिस ने दलील दी थी कि ये बहुत रसूखदार लोग हैं। लोकायुक्त का परिवार है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये चीफ जस्टिस के परिवार से हैं। बहुत सारे मतलब जस्टिस में डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं इनके, बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे, मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो पुलिस को लग गया कि ये रसूखदार लोग हैं, इनको नहीं छोड़ा जाए, इनको जमानत नहीं दी जाए। फिर भी जमानत दी गई, तो ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया ना, एक को आपने जमानत दे दी और एक को नहीं दी, तो मतलब गलत, अपना खुद ही गलत एग्जाम्पल सेट करा है उन्होंने। समर्थ सिंह की बेल तो खारिज हो गई, लेकिन पूर्व जज गिरिबाला सिंह को 2 दिन पहले उम्र और स्वास्थ्य की बिनाह पर एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई। ट्विशा का परिवार अब इस बेल को खारिज करवाने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच जाएगा। ट्विशा का परिवार सवाल उठा रहा है कि गिरिबाला सिंह को बेल मिलना आगे आने वाले इस तरह के मामलों के लिए एक काला चैप्टर साबित होगा, जहां कोई भी सास जिस पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे होंगे वो इसी बेल वर्डिक्ट का हवाला देकर छूट जाएगी। उनका आरोप यह भी है कि उनकी बेटी पर अनाप शनाप आरोप लगाए गए, केस को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। इसका एक एग्जाम्पल ही आपको दिखा देता। यह गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका की कॉपी है, इसको ध्यान से देखिएगा, जहां पूर्व जज ने अपनी ही बहू के बारे में सनसनीखेज आरोप लगाए। बेल पाने के लिए गिरिबाला सिंह ने कहा है कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स नहीं मिलने पर अजीबोगरीब हरकत करती थी, ट्विशा का दिमागी इलाज चल रहा था और ड्रग्स ओवरडोज के कारण ट्विशा ने अबॉर्शन करवाया था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ड्रग्स वाली बात बिल्कुल झूठी निकली और यह बात ट्विशा का परिवार नहीं कह रहा है। मामले की जांच कर रही एसआईटी के चीफ खुद ये कह रहे हैं कि अब एक बार फिर से सुनिए कि आगे
कि बात क्या हुई और अब इस पूरे मामले में क्या होने वाला है, एक बार सुन लीजिए। जो गिरिबाला सिंह हैं, अग्रिम जमानत की जो एप्लीकेशन की उन्होंने कहा कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी। पीएम रिपोर्ट आई है, किसी तरह का कोई साक्ष्य ऐसा मिला है क्या? अभी तक ये ड्रग्स की जो बात है तो हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं आई है। और दूसरा रहा पीएम रिपोर्ट, तो पीएम रिपोर्ट में अभी ये चीज नहीं है। बाकी डिटेल क्वेरी में हम लोगों ने इस संबंध में भी चीजें की हैं। पुलिस की तफ्तीश भी कोई टॉप नॉच नहीं रही है। पुलिस की पड़ताल में गंभीर लापरवाही सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा की मौत की वजह हैंगिंग यानी कि फांसी लगने के कारण बताई गई है। एसआईटी की जांच में पता चला है कि कथित सुसाइड जिम्नास्टिक बेल्ट से हुआ था, लेकिन केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने घटना के बाद उस बेल्ट को पोस्टमार्टम के दौरान पेश ही नहीं किया। यानी कि पोस्टमार्टम के वक्त यह पता ही नहीं चला कि मौत किस चीज से लटक कर हुई है। पुलिस ने जब जाकर वो बेल्ट एम्स भोपाल को भेजा है तब जाकर यह खुलासा हुआ। वहीं घटना के 6 दिन के बाद पूर्व जज और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष उन्होंने रखा। गिरिबाला सिंह ने दावा किया कि ट्विशा का दिमागी इलाज चल रहा था, वो संस्कारी होने की एक्टिंग कर रही, वो ड्रग्स लेती थी और उसे उस तक पहुंचाने में शायद उसकी मदद खुद ट्विशा के पिता करते थे। ये सारी बातें गिरिबाला सिंह ने कही है, खुद सुनिए। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट। लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। 7th को शी मस्ट हैव टेकन द पिल, उसका एमटीपी पूरा उसने करा लिया। फिर वी हैड टू सपोर्ट हर। शाम को मैं ऑफिस से आती थी, उस गोद में सर लेकर बैठती थी, बिकॉज शी हैड लॉट ऑफ यू नो टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंसेस आल्सो। मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज यू आर नीडेड नाउ। 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब ये खुद अपनी मर्जी से घर गई थी एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे। एंड उस बार आई टोल्ड हर लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया। ही हैज अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं। इट्स पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो ऑफ सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से। और मैं किसी के कैरेक्टर को मैं लाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है। बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, इफ यू वांट आई विल बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ। नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां हो गई, स्टे हियर। शी डिडंट कम। और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंचतत्व में विलीन नहीं होने दे रहे। भोपाल की ट्विशा की तरह ही ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर की भी मौत हो गई है। परिवार का आरोप है कि दहेज के लालच में ससुराल वालों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि पुलिस की शुरुआती जांच में इसे छत से कूदकर आत्महत्या बताया जा रहा है। दीपिका की शादी 1.5 साल पहले ऋतिक के साथ बहुत ही धूमधाम से हुई थी। तस्वीर एक बार आप देखिए जरा कि कितनी धूमधाम से ये शादी की गई थी। परिवार ने शादी में भारी भरकम खर्च भी किया था। करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 50 लाख का सोना, स्कॉर्पियो गाड़ी और दूसरा सामान दिया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष को यह काफी नहीं लग रहा था। शादी के कुछ महीनों के बाद ही वो फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए की मांग करने लगे और इसी वजह से दीपिका को लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। परिवार का दावा है कि दीपिका कई बार फोन पर अपनी मां और परिजनों को प्रताड़ना की शिकायत कर चुकी थी और 17 मई की रात भी उसने मदद की मांग की थी, लेकिन कुछ घंटों बाद खबर आई कि वो छत से नीचे गिर गई। मायके वाले अस्पताल पहुंचे तो दीपिका की मौत हो चुकी थी। उनके मुताबिक शरीर पर कई चोटों के निशान थे, नाक कान से खून बह रहा था जो हत्या की ओर इशारा करते हैं। और आरोप है कि घटना के बाद ससुराल वाले दीपिका को अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। अब इस मामले में दीपिका के पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब अगला चैप्टर, पाठशाला में आग उगलते सूरज का चैप्टर आज आपके सामने खोलने वाला। अभी तो आधी मई निकली है, पूरा जून बाकी है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर है, लेकिन अब खरीफ की फसल पर सबसे बुरा असर इसका पड़ रहा है। इस समय हालत यह है कि आसमान से आग बरस रही है, जैसे कोई खुला ओवन खोल दिया जाता है और उसके बाद जो उसकी धधक और उसकी जो तपिश होती है महसूस की जाती है, वैसे ही सड़क पर आप निकले तो आपको महसूस होता हो। खासतौर पर उत्तर भारत आग का गोला बन चुका है। घर से बाहर कदम रखना खतरे से खाली नहीं है।
उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव यानी कि लू चल रही है। मौसम विभाग ने भी यह कह दिया है कि घर में रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। हीट वेव को देखते हुए मौसम विभाग ने कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वहां हिमाचल और उत्तराखंड में यात्रियों की भयंकर भीड़ है जो लोग वहां पहुंचे रहे हैं, मतलब पर्यटक हैं जो पहुंच रहे हैं। और इस सब के बीच मौसम विभाग ने कह दिया है कि अभी भीषण गर्मी की शुरुआत पर है, आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। यानी कि ये आग जो अभी आपको महसूस हो रही है, जो तपिश अभी आपको महसूस हो रही है, ये और ज्यादा हो सकती है। लोग भी कह रहे हैं कि इस बार तो गर्मी ने हद ही कर दी। घर के बाहर तो छोड़िए, घर के अंदर भी लोग उबल रहे हैं। पंखे कूलर तो सरेंडर कर चुके हैं, एसी के भी हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सब के बीच सबसे बड़ा खतरा खरीफ की फसल पर मंडरा रहा है, क्योंकि देश में बारिश को लेकर एक डराने वाला अपडेट आया है। उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी ने क्या हाल कर दिया है वो देख लीजिए। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर सहित राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव यानी कि लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आज से उत्तर भारत में हीट वेव का नया स्पेल शुरू हो रहा है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की अनुमान जारी किया गया है। कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री पार कर सकता है और इस साल पिछले साल से 3 गुना ज्यादा हीट वेव देश के अलग अलग राज्यों में चल रही है। अगले 7 दिनों तक भीषण गर्मी का मौसम रहने वाला है। कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 49 डिग्री को पार कर सकता है। इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो सीधे सूर्य के संपर्क में। इसमें सबसे पहला नाम ट्रैफिक सिग्नल पर ड्यूटी संभालने वाले जवानों का आता है। अहमदाबाद में ट्रैफिक स्टाफ को गर्मी से बचाने के लिए पंखे लगी कूलिंग जैकेट्स दी गई है। ये जैकेट्स किस तरह काम करती है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आपको ये जैकेट्स देखने में एकदम साधारण से एकदम नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हो इसमें पूरी हवा भरी हुई है। संकेत थोड़ा पास आके यहाँ पर दिखाई, ये फीचर के हम आपको थोड़े जैकेट के फीचर दिखाते हैं। ये पूरा जैकेट अंदर से हवा भरा हुआ है, जिसका रीजन है यहाँ के अंदर एकदम कूलिंग। यहाँ पे ये जो आप जैकेट खुल को आपको देखो तो यहाँ पर अंदर ऐसे ही फैन लगे हुए हैं जो पूरे जवानों को अंदर के उनको ठंडक देते हैं और अंदर के जो पसीना ना हो उसकी वजह से पूरा काम करते हैं। यहाँ पर इसके बटन्स दिए गए हुए हैं। ये जो गर्मी में बहुत असरकारक है। गर्मी में उससे जो फैन चलता है उससे जो अंदर पसीना होता है उससे पसीना नहीं होने देते और अंदर से बहुत राहत रहती है।